आज हम देखेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद जो है ये खबर कई देशों में पहुंची, जिससे ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान किए गए। पिट्स इंडिया एक्ट ने जिस उद्देश्य से दोहरी सरकार की स्थापना की थी वह पूरा न हो सका। पिट्स अर्थात हम कहें पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था वो सफल नहीं हो सका। इसके जिसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। कंपनी की एक गैर जिम्मेदार सरकार की तरह कार्य करती रही। पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी पर नियंत्रण रखता था, परंतु वह पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रख सका। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि ये कंपनी हो गई, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया और ये भारत का क्षेत्र हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पर नियंत्रण रखता था और कंपनी भारत में शासन करती थी, परंतु कंपनी सफलतापूर्वक भारत में शासन नहीं कर पाई, जिसके कारण भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति हुई, जिससे कंपनी के शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटेन की छवि खराब हुई, जिससे ब्रिटेन ने अपनी छवि को सुधारने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 लाया और इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने इसी पृष्ठभूमि में विचार विमर्श करने के बाद 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक अधिनियम पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। दोस्तों सबसे पहला प्रावधान हम देखते हैं दोस्तों, भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटेन के सम्राट ने संभाल ली। अब भारत का शासन इंग्लैंड की सामग्री या महारानी के नाम से किया जाएगा। ये पहला पॉइंट 1858 के भारत शासन अधिनियम का है। दूसरी ओर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों पद समाप्त हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके स्थान पर भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिए गए, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अर्थात भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटेन की संसद में भारत मंत्री के नाम से भी प्रसिद्ध था। इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे और ये 15 सदस्य भारत सचिव की भारत में शासन करने में मदद करते थे। अगला पॉइंट, भारत के प्रशासन का ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरण का कार्य इंग्लैंड की सामग्री की राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसका भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस पत्र को लॉर्ड कैनिंग वायसराय ने पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी किए गए। अन्य प्रावधानों में हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा गया और भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय का पद कब सृजित किया गया या गठित किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय के पद का गठन किया गया। इस तरीके से दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम में सुधार किए गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या कमियां थी, रह गई थी। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा विधि निर्माण की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। भारतीयों को विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1858 जो बनाया गया उसमें विधि निर्माण के जो तरीके थे वो गलत थे और
विधानसभाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद ही अन्य प्रांतों के लिए विधि निर्माण करती थी। विधानसभा को न तो प्रांतों की क्षेत्रीय परिस्थितियों का पूरा ज्ञान ही था और न ही इसके लिए विधि बनाने का समय ही मिल पाता था। किंतु निश्चित रूप से इधर इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास को एक नए युग का सूत्रपात किया। इसे भारतीय संविधान के विकास की ओर एक महान प्रगति हुई। अर्थात हम कहें 1858 भारत शासन अधिनियम से भारत में जो है संविधान के विकास की एक नींव पड़ी और यह नींव आगे बढ़ती चली गई और इससे संवैधानिक विकास होता गया। इस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1858 हमारे संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है दोस्तों।